जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 पूछा जाता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर साथियों 17 है। इसके पहले हमने आप लोगों के लिए 16 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जान सकते हैं। साथ ही ये झारखंड हिंदी सीरीज़ के नाम से ये प्रैक्टिस सेट चल रही है, ठीक है। तो इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग कितना कर पाते हैं ये कमेंट करके लास्ट में जरूर बताएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहला प्रश्न है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। 25 है, 30 है, 20 है या फिर 35 है। तो साथियों, वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है वो है 25 है, ठीक है। 25 आपका राइट आंसर होगा। देखिए, स्पर्श व्यंजन में आते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। तो क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5 और त वर्ग में 5, प वर्ग में 5, कुल मिला के 5 5 इधर 5 इधर, तो कुल मिला के 25 स्वर्ण होते हैं, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 25। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 25 है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए। जैसे क वर्ग में क ख ग घ अंगा जिन्हें कंठ ध्वनियाँ भी कहते हैं। च वर्ग में च छ ज झ इयाँ जिन्हें तालव्य ध्वनियाँ भी कहते हैं। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अणा आता है जिन्हें मूर्धन्य ध्वनियाँ भी कहते हैं। और त वर्ग में त थ द ध न आता है जिन्हें दंत ध्वनियाँ भी कहते हैं। और प वर्ग में प फ ब भ म आता है जिसे ओष्ठ ध्वनियाँ भी कहते हैं। तो उच्चारण स्थान भी इसमें बता दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कहते हैं, ऊ को कहते हैं, ई को कहते हैं, बड़ी को कहते हैं या आ को कहते हैं। किसको कहते हैं मध्य स्वर। तो साथियों, जो अ है ना उसी को मध्य स्वर कहते हैं, ठीक है। अग्र स्वर होता है, पश्च स्वर होता है और मध्य स्वर होता है। तो जो मध्य स्वर होता है वो अ होता है। और जिह्वा के मध्य भाग के ऊपर उठने से जिन स्वरों का उच्चारण होता है साथियों उन्हें ही मध्य स्वर कहते हैं, ठीक है। जीवा के मध्य भाग के ऊपर उठने से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। देखिए, जीवा के मध्य भाग के ऊपर उठने से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, ठीक है। हिंदी का जो अ है वो मध्य स्वर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संज्ञा का भेद नहीं होता। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या फिर भाववाचक। तो संज्ञा का भेद नहीं होता वो बताना है। तो साथियों, संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखिए। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, इसमें नहीं है। भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। और दूसरा जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा जो होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तो संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है, पांचों भेद बता दिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो साथियों, निजवाचक आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। संज्ञा का भेद नहीं होता है निजवाचक। संज्ञा के भेद हैं, एक व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक, एक भाववाचक, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। ये संज्ञा के भेद होते हैं, बाकी निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग बताएं। ब्रह्मी होगा, ब्राह्मी होगा, ब्राह्मणी होगा या फिर ब्रह्मणी होगा। तो ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग बताना है साथियों। तो ब्राह्मण शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा ब्राह्मणी, ठीक है। ब्राह्मणी आपका राइट आंसर होगा। शिक्षक का बहुवचन होगा। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। शिक्षकों होगा, शिक्षिका होगा, शिक्षिकाएं होगा या शिक्षक गण होगा, क्या होगा। तो शिक्षक का जो बहुवचन होता है साथियों वो शिक्षक गण होता है, ठीक है। शिक्षक गण आपका राइट आंसर होगा। देखिए, जब किसी व्यक्ति, पदार्थ अथवा वस्तु में एक से अधिक होने का बोध होता है तो वहाँ बहुवचन होता है, ठीक है। शिक्षक का बहुवचन शिक्षक गण होगा। गण एवं जन लगाकर भी बहुवचन बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो साथियों, यहाँ पर जो सर्वनाम है वो निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। मैं अपने आप, स्वयं, खुद, ये सब जो शब्द आएंगे वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह वाक्य आएगा, ठीक है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में दिए गए विकल्प के अनुसार निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। इसी तरह इस वाक्य में मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम भी प्रयुक्त है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है। को है,
ने है, से है, में है। तो कर्ता कारक का परसर्ग बताना है। कारक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, और 8 में कर्ता कारक का परसर्ग बताना है। तो साथियों ने आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, इसी तरीके से याद करना है। तो आपका ने बिल्कुल राइट आंसर होगा। कर्ता कारक का परसर्ग ने है, को कर्म कारक, को के लिए संप्रदान कारक, से करण करण कारक, और जे और एक से होता है वो अलग होने के अर्थ में होता है, वहाँ पे अपादान कारक होगा, तथा में अधिकरण कारक का परसर्ग है। ठीक है, में हुआ, पर हुआ, ये सब अधिकरण कारक के परसर्ग हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। तो क्या काल कहलाता है? काल किसे कहते हैं बताइए? क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं, या फिर क्रिया का सामान्य रूप क्या है? तो साथियों क्रिया के घटित होने का समय ही काल कहलाता है। ठीक है, क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य, व्यापार का समय और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो, वहां पे क्या होता है? ठीक है, काल होता है। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं। वे किस प्रकार के वाक्य कहलाते हैं? कर्मवाच्य, कर्तव्यवाच्य, भाववाच्य, या फिर सरल वाक्य। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, साथ ही वहां पे कर्तव्यवाच्य होता है। ठीक है, कर्तव्यवाच्य होता है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तथा लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कर्तव्यवाच्य कहलाते हैं। जैसे लड़का खाता है, ठीक है, यहाँ पे कर्तव्यवाच्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंगीठी का तत्सम शब्द है अग्निका, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिकी। तो अंगीठी का तत्सम शब्द बताना है। तो अग्निष्ठिका आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये अंगीठी का तत्सम शब्द है। अंगीठी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अग्निष्ठिका है, शेष विकल्प गलत है। अगला प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? अनंत है, त्रिदश है, अंशु है, पीयूष है। तो अमृत का जो पर्यायवाची होगा साथी वो होगा पीयूष। ठीक है, सुधा, सोम, अमीय, ये सब क्या हैं? अमृत के पर्यायवाची हैं। दिए गए विकल्पों में पीयूष अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जैसे सुधा, सोम, अमी, ठीक है, ये अमृत के पर्यायवाची हैं। दिए गए वैकल्पिक शब्दों के पर्यायवाची जान लेते हैं। जैसे अनंत, अनंत का जो होगा वो आकाश होगा, नभ होगा, गगन होगा, अंबर होगा, व्योम होता है। त्रिदश का देव, देवता, सुर, अमर्त्य। अंशु का किरण, रश्मि, मरीचि, ये ठीक है, ये किरण के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, अवनी का विलोम है धरा, अंबर, अग्नि, तरणी। तो अवनी का जो विलोम है साथियों वो होगा अंबर। ठीक है, क्या होता है? अंबर होता है। अवनी शब्द का जो विलोम है वो अंबर होता है। धरा अवनी शब्द का समानार्थी है, जबकि तरणी नदी शब्द का पर्यायवाची है। अग्नि शब्द का अर्थ आग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है। सर्प, सर्प का क्या होगा? व्याघ्र होगा, शार्दुल होगा, या फिर ब्याल होगा, या फिर एक और ऑप्शन देख लीजिए, व्याघ्र, शार्दुल, ब्याल, सारंग। तो सर्प का समानार्थी आपको बताना है। तो साथियों ब्याल जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ब्याल सर्प का समानार्थी है। अगला प्रश्न है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। ईश्वर में जो विश्वास रखता है उसे हम क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, श्रद्धावान कहते हैं, या फिर भक्त कहते हैं। तो साथियों जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम आस्तिक बोलते हैं। ठीक है, वो होता है आस्तिक। और जो विश्वास नहीं रखता उसे हम नास्तिक बोलते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला के लिए उचित जो शब्द होगा वो आस्तिक है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। वह जिसके मन में श्रद्धा हो उसे श्रद्धावान कहते हैं। किसी को देवतुल्य मानकर उसकी भक्ति करने वाले को भक्त कहते हैं। ठीक है, किसी को देवतुल्य मानकर उसकी भक्ति करने वाले को भक्त कहते हैं।
अगला प्रश्न है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र होना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है साथियों? बुद्धि भ्रष्ट होना यही होता है अक्ल पर पत्थर पड़ना। ठीक है, तो अक्ल पर पत्थर पड़ना माने बुद्धि भ्रष्ट होना होता है। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अ, अव, अप, अन। बताइए। तो उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है अपहरण में? तो साथियों यहाँ पे अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्योंकि अपहरण में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अप का अर्थ होता है बुरा, हीन, विरुद्ध, अभाव, विपरीत इत्यादि होता है। ठीक है, तो हरण, हरण में जो है अप उपसर्ग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अपहरण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? उपसर्ग जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय वो होता है जो शब्द के बाद लगते हैं। ठीक है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या ही होता है? अ है, क है, इक है, शिक है। तो साथियों आंशिक शब्द में जो प्रत्यय होगा वो इक प्रत्यय होगा। ठीक है, आंशिक शब्द में जो प्रत्यय होगा वो इक प्रत्यय होगा। देखिए आंशिक शब्द में इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय से बने अन्य शब्द हैं जैसे लौकिक, लोकधन इक, चारित्रिक, चरित्रधन इक, भौतिक, भूतधन इक, ये होते हैं क्या? प्रत्यय। ठीक है, तो जो लास्ट में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय शब्द में है गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यण स्वर संधि है या दीर्घ स्वर संधि है? बताइए। तो विद्याधन आलय में साथियों यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ ही बना है, तो दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण होगा। स्वर संधि जो होती है साथियों वो तीन प्रकार की होती है। ठीक है, तीन प्रकार में कौन कौन से? एक होती है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, एक होता है विसर्ग संधि। ठीक है, तो संधि तीन प्रकार की होती है और स्वर संधि में 5 प्रकार की संधि होती है। उसी 5 प्रकार में एक संधि है दीर्घ स्वर संधि जो कि इस प्रश्न का उत्तर है। बाकी गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि और आदि स्वर संधि, ये क्या है? स्वर संधि के 5 रूप हैं। ठीक है, विद्याधनालय बराबर विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न है, यथा संभव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। तो यथा संभव में जो समास है साथियों वो है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास होगा। यथा संभव समास विग्रह करेंगे संभावना के अनुसार में अव्ययी भाव समास है जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो एवं समासिक पद अव्यय हो वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो यथा संभव, संभावना के अनुसार, प्रतिदिन, ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है या इच्छावाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, कैसा वाचक शब्द है, वाक्य है? तो साथियों यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य है। कोई ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे कोई कहता है तो इच्छा अनुसार कहता है। ठीक है, तो इच्छावाचक वाक्य होगा। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर यह वाक्य इच्छावाचक वाक्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, कोई त्रुटि नहीं। आपको बताना है कि इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य कौन सा है। तो साथियों उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, गाय के साथ शुद्ध का प्रयोग अनुचित है साथियों। ठीक है, गाय के साथ शुद्ध का जो प्रयोग होगा वो अनुचित है। शुद्ध गाय नहीं, शुद्ध दूध हो जाता, शुद्ध गाय नहीं होता। या कह सकते हो गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो यहाँ पे जो आपका त्रुटिपूर्ण वाक्य होगा उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, ये आपका त्रुटिपूर्ण वाक्य है। ठीक है, प्रयुक्त शब्द गाय त्रुटिपूर्ण है, गाय के साथ शुद्ध का प्रयोग अनुचित है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? उत्तीर्ण, 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 उत्तीर्ण। अब बताइए उत्तीर्ण में
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चयन करना है। तो साथियों यहाँ पे उत्तीर्ण जो है वो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उत्तीर्ण इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। प्रस्तुत शब्द में शुद्ध वर्तनी है, शेष शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है, विकल्प ए वाला सही है। अगला प्रश्न है, किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? हास्य रस को, श्रृंगार रस को, वीर रस को, भक्ति रस को। तो किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? तो साथियों श्रृंगार रस को ही सभी रसों का अधिपति माना जाता है, जिसे रसराज भी कहते हैं, ठीक है। और श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं साथियों, एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार, ठीक है। सभी रसों में सर्वश्रेष्ठ जो रस है वो श्रृंगार रस को माना गया है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार, ठीक है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में अलंकार है। श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, कौन सा अलंकार होगा? तो मुख रूपी चांद, तो साथियों यहाँ पे रूपक अलंकार होगा, ठीक है। जिस काव्य पंक्ति या वाक्य में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए वहां पे रूपक अलंकार होता है, यानी उपमेय उपमान में कोई अंतर न दिखाई पड़े, तो मुख रूपी चांद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। जिस काव्य पंक्ति या वाक्य में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए उस अलंकार को रूपक कहा जाता है, यानी उपमेय उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य, उसके बाद सका है, यहाँ पे काट दीजिएगा, डैश होगा, गति से नहीं हो सका है, यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। सका है यहाँ पे लिखिएगा। अब बताइए, भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य, फिर डैश, गति से नहीं हो सका है, संस्तुत्य, अनुशंसनीय, प्रशंसनीय, स्तुत्य, क्या होगा? तो साथियों प्रशंसनीय आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका है, ठीक है, यह आपका बिल्कुल उचित वाक्य है। प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रशंसनीय का प्रयोग उचित है, अन्य विकल्प इस वाक्य के लिए उपयुक्त अर्थ प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? निमंत्रण पत्र में आएगा, आवेदन पत्र में आएगा, व्यावसायिक पत्र में आएगा, या फिर व्यापारिक पत्र में आएगा? तो साथियों यह जो है आवेदन पत्र में आएगा, क्योंकि कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा है, तो यह आवेदन पत्र में आएगा, ठीक है। कक्षा 10 के छात्र द्वारा अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को लिखा गया पत्र आवेदन पत्र की श्रेणी में आएगा। आवेदन का अर्थ निवेदन अथवा प्रार्थना भी होता है, इसे प्रार्थना पत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है अ, थ, भ, ज। तो साथियों पहला प्रश्न ही हमने स्पर्श व्यंजन बताया था और उसमें उच्चारण स्थान भी लिखा गया था कि कौन सी ध्वनि कौन से उच्चारण स्थान में आएगी। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो साथियों प वर्ग जो है वो आता है ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत, ठीक है। ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत भ आता है प वर्ग, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा भ, ठीक है। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनियों के अंतर्गत प वर्ग आता है, अतः भ ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ओष्ठ स्वर ध्वनियों के अंतर्गत उ तथा बड़ा उ स्वर आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वनाम शब्द है ताजा, मैं, सोना, हिमालय। तो निम्न में से जो सर्वनाम शब्द है वो क्या है? तो मैं जो है वो सर्वनाम शब्द है, ठीक है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक शब्द है, ठीक है। साथियों हम आप लोगों को बता देते हैं कि पीडीएफ जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, दृश्य बहुत ही मनोरम था वाक्य के कोष्टक शब्द का विशेषण भेद है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो दृश्य बहुत ही मनोरम था, तो जो मनोरम है उसका विशेषण भेद बताना है। तो साथियों यहाँ पे गुणवाचक विशेषण आएगा, ठीक है, मनोरम, जो कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है।
अगला प्रश्न है सीमांत पकौड़े खा रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। अकर्मक, सकर्मक, ऋणार्थक, द्विकर्मक। तो सीमांत पकौड़े खा रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद बताना है। तो साथियों यहाँ पे जो है सकर्मक क्रिया होगा। अगर मैं क्या खा रहा है, क्रिया में क्या का प्रश्न लगाऊं तो आंसर निकल के आएगा पकौड़े खा रहा है। तो जब आंसर निकल के आ जाए तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया, और आंसर ना निकले तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया आपका राइट आंसर होगा। सीमांत पकौड़े खा रहा है, वाक्य में सकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। जैसे सीमांत पकौड़े खा रहा है, वाक्य में क्रिया खाने का असर पकौड़े पर पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक है, संयुक्त है, अनुकरणात्मक है, या फिर नाम धातु क्रिया है। साथियों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये हथियाना। तो यहाँ पे नामधातु क्रिया होगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाली जो क्रियाएं होती हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हथियाना हो गया, लजाना हो गया, रंगना हुआ, दुखाना हुआ, बतियाना हुआ, ये सब क्या है, ये सब नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हथियाना, लजाना, रंगना, दुखाना, बतियाना इत्यादि नाम धातु क्रिया के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कैंची किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की। तो कैंची जो है साथियों वो तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, और भी तुर्की भाषा के जो शब्द हैं कैंची, आका, कुली, तोप, बहादुर, मुगल, चेचक, सुरागलाश, चमचा, चुगुल, लफंगा, तलाश, तमगा, जाजिम, उर्दू, कालीन इत्यादि तुर्की भाषा के शब्द हैं। कहते हैं चुगुलखोर है, लफंगा है, तलाश कर रहे हैं, कैंची, ये सब क्या हैं, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। घर का पर्यायवाची शब्द है पीयूष, अमी, मतंग, गेह। तो साथियों जो घर का पर्यायवाची शब्द है वो है गेह। ठीक है, गेह आपका राइट आंसर होगा। घर का जो पर्यायवाची है वो गेह है। इसके अन्य पर्यायवाची निकेतन, भवन, सदन, आयतन, निलय, गृह, धाम और आवास है। ठीक है, अगला प्रश्न है आवरण शब्द का विलोम है अनावरण, आचरण, सुवर्ण, अवज्ञा। तो आवरण शब्द का विलोम जो होगा वो होगा अनावरण। ठीक है, अनावरण आपका राइट आंसर होगा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? अन्योदर कहते हैं, दूरस्थ कहते हैं, औरस कहते हैं, या फिर सहोदर कहते हैं। तो साथियों वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उन्हें हम अन्योदर कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अन्योदर कहते हैं। और वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर कहलाता है। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। याद रखिएगा, विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं, और जो वैध पुत्र कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है रिक्त स्थान चंगा तो कटौती में रिक्त स्थान लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सही विकल्पों का चयन करें। तो साथियों यह क्वेश्चन जो है एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो होगा मन और गंगा। ठीक है, यहाँ पे मन रखिए और यहाँ पे गंगा रखिए। तो जैसे रखेंगे मन चंगा तो कटौती में गंगा, आपकी लोकोक्ति पूरी हो जाएगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, इसका अर्थ है हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। ठीक है, जो मन चंगा कटौती में गंगा जो लोकोक्ति है, अगर अर्थ की बात करें तो हृदय पवित्र है तो सब कुछ ठीक है। कपट और कपाट का क्या अर्थ है? धोखा और दरवाजा, धोखा और दरवाजा, धोखा और दराज, धोखा और दराज। यहाँ से डबल मत सोचिएगा क्योंकि धोखा में खा है और धोखा है। ठीक है, तो यही अंतर है। तो कपट और कपाट का जो अर्थ साथियों होगा धोखा और दरवाजा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। कपट संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। धोखा छल, दंभ, मक्कारी और सठता इत्यादि इसके अर्थ हैं। कपाट भी संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। किवाड़, दरवाजा, द्वार, पट इत्यादि इसके अर्थ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है उड्डयन का संधि विच्छेद होगा
उतधन डयन, उडधन डयन, उतधन अयन, उदधन अयन। तो उड्डयन का जो संधि विच्छेद होगा साथियों वो होगा उतधन डयन। ठीक है, उतधन डयन होगा। आइए थोड़ा सा आपको डिटेल बताते हैं। उड्डयन का संधि विच्छेद है उतधन डयन। इसमें व्यंजन संधि है साथियों। रूल है, यदि क च ट त प के बाद वर्गों का तृतीय या चतुर्थ वर्ण ग ज ड द ब अथवा य र ल अथवा कोई स्वर हो तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण ग ज ड द ब हो जाता है। समझ गए बात को? यदि क च ट त प वर्ग के बाद तृतीय या चतुर्थ वर्ण ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ आ जाए अथवा य र ल व आ जाए अथवा कोई स्वर आ जाए तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो देखिए, जैसे इसको देखिए, उदाहरण को देखिए। उतधन डयन है, त आया, त के बाद ड आ गया। जब त के बाद ड आ गया तो रूल कहता है त का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। त का ड हो जाएगा, उसी वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो त थ द ध, तो क्या हुआ, उड्डयन। ठीक है, उड्डयन आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो साथियों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगी ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, यह वाक्य मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। इनमें से एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा उसका आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, तो वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। अगला प्रश्न है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, वह आदमी गरीब था गरीब वह आदमी। तो शब्दानुक्रम में सही वाक्य साथियों वो है वह आदमी गरीब था। ये बिल्कुल आपका सही है। बाकी विकल्प आपके क्या हैं, त्रुटिपूर्ण है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है। मोहिनी का पति परदेश में है, मोहिनी परदेश का पति। तो साथियों मोहिनी का पति परदेश में है। यहाँ पे पति जो है, पति शब्द में त्रुटि है क्योंकि पति ऐसे नहीं, पति ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो पति आपका राइट आंसर होगा। दिए गए वाक्य में पति शब्द में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप पति है, अतः शुद्ध वाक्य होगा मोहिनी का पति परदेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भारत एक ताकतवर देश है, दुर्बल, शक्तिशाली, अविकसित, प्रभावशाली। तो भारत एक ताकतवर देश है। जो रेखांकित अंश है उसको प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ताकतवर को प्रतिस्थापित करेंगे शक्तिशाली से। ठीक है, तो शक्तिशाली आपका राइट आंसर होगा। तो बनेगा क्या, भारत एक शक्तिशाली देश है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड ताकतवर शब्द के स्थान पर शक्तिशाली शब्द प्रयुक्त होगा, अतः शुद्ध वाक्य होगा भारत एक शक्तिशाली देश है। अगला प्रश्न है, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपरोक्त वाक्य में कोष्ठक शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द का क्या होगा। तो क्षेत्र का क्षेत्रीय होगा, क्षेत्रीयता होगा, क्षेत्रित होगा या क्षेत्रीय होगा। तो साथियों क्षेत्र का जो होगा वो क्षेत्रीयता होगा। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा शब्द होगा क्षेत्रीयता। क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्षेत्र के स्थान पर भाववाचक संज्ञा क्षेत्रीयता का प्रयोग होगा, अतः उपयुक्त वाक्य है क्षेत्रीयता को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा, भाव या अवस्था का बोध होता है वहां पे भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात करें तो बुढ़ापा, अपनत्व, बचपन, मोटापा आदि।
पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? 1976 में, 1973 में, 1975 में या फिर 1983 में? तो साथियों जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 1975 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था। और नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के तत्वावधान में किया गया था। इस सम्मेलन का ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबकम था। वसुधैव कुटुंबकम था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? संयोग, अत्यधिक, विदेश, सुरेश। उपसर्ग रहित शब्द जिसमें उपसर्ग का प्रयोग न हो। तो साथियों शुरू से जो है आपका राइट आंसर होगा। सुरेश में उपसर्ग नहीं है, बाकी संयोग में, अत्यधिक में, विदेश में सब में है उपसर्ग। अब साथियों 5 प्रश्न, लास्ट के 5 प्रश्न जो हैं वो गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। तो आइए गद्यांश को एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। गद्यांश है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह सदैव अपनी इच्छा पूर्ति में लगा रहता है, मगर इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। एक इच्छा की पूर्ति होती है तो दूसरी जन्म लेती है। इस प्रकार इच्छाओं का अनवरत क्रम चलता रहता है। यही इच्छाएं ही मनुष्य के दुख का कारण होती हैं। यदि हमें सच्चा सुख पाना है तो अपनी इच्छाओं का दमन करना होगा। भारतीय मनीषियों ने कहा था, जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए जिन गुणों की आवश्यकता माना जाता है उनमें संतोष का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के ऋषियों ने लोभ को मानव का शत्रु कहा है। काम, क्रोध, लोभ और मोह को जीवन के विनाश का द्वार माना जाता है। संतोष द्वारा लोभ से मुक्ति मिलती है। संतोष के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति महापुरुष बन सकता है। तो साथियों ये था आपका गद्यांश। इसको जब ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे तो जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको आप आसानी से बता ले जाएंगे। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब गद्यांश को आप पढ़ ही चुके हैं। अब बताइए, मनुष्य किस कार्य में लगा रहता है? क्षतिपूर्ण, इच्छा पूर्ति, उद्देश्य पूर्ति या खाना पूर्ति? तो साथियों अभी आपने पढ़ा कि मनुष्य जो है इच्छा पूर्ति में लगा रहता है। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा में लग गया। तो मनुष्य किस कार्य में लगा रहता है? साथियों इच्छा पूर्ति में लगा रहता है। ठीक है, मनुष्य सदैव अपनी इच्छा पूर्ति के कार्य में लगा रहता है। अगला प्रश्न है, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं क्योंकि? गद्यांश को आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आंसर कर ले जाएंगे। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती क्योंकि एक के बाद एक नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। ठीक है, तो एक के बाद एक नई इच्छा जन्म लेती हैं, इसलिए इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती क्योंकि एक के बाद एक इच्छाएं जन्म लेती हैं। और अगला प्रश्न है, पूछा गया गद्यांश से, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन के विनाश का कारण नहीं है? क्रोध, मोह, लोभ और संतोष। तो आपने पढ़ा कि जो विनाश का कारण नहीं है वो है संतोष। ठीक है, संतोष, गद्यांश के अनुसार संतोष जो है जीवन के विनाश का कारण नहीं है। और अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य का दुश्मन कौन है? क्रोध, वैराग्य, नैराश्य, लालच। तो साथियों अभी आपने पढ़ा कि जो है लालच, लालच आपका राइट आंसर होगा। लालच जो है मनुष्य का दुश्मन है। लालच आ जाता है कि मैं ये पालूं, वो पालूं। ठीक है, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार वे ही मनुष्य महान बन सकते हैं जो परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त करते हैं, अपनी राह स्वयं चुनते हैं, जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहते हैं, जो अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करते हैं। तो महान वही बन सकता है जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहते हैं। थोड़ा कमाया उसी में संतुष्ट है, ज़्यादा कमाया फिर भी उसी में संतुष्ट है। तो मनुष्य महान बन सकता है उसी स्थिति में। ठीक है, तो जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहते हैं ये आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों ये था आपका 50 प्रश्न। 50 प्रश्न में आप कितना कर पाते हैं ये कमेंट करके जरूर बताएगा। और साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा। और रही बात साथियों पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ, हर वीडियो की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।